आज का मुद्दा है टोंक में नाबालिग से छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन की धमकी का मामला तूल पकड़ रहा है। पुलिस ने इस केस में दो आरोपी ताहिर और फाइज को गिरफ्तार किया है और एक तरफ अब इस पूरे मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लोग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार के मंत्री जाबर सिंह खर्रा भजन लाल मॉडल के तहत कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार कड़े कानून के बावजूद भी सूबे में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं क्यों नहीं थम पा रही है, इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही और इस तरह के मामलों में पीछे आखिरकार कौन है? क्या अब नाबालिगों को इसमें टारगेट किया जा रहा है? आखिरकार जबरन धर्मांतरण पर रोक कैसे लगे, इसी को लेकर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। टोंक जिले में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन की धमकी देने के बाद माहौल गरमाया हुआ है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन के बाद सर्व हिंदू समाज और बीजेपी नेताओं ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही सांप्रदायिक घटनाओं के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। बच्चियों को छेड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से धर्म के नाम पर या माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कहा था। वहीं मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूरी घटना सरकार के संज्ञान में है, अपराधियों पर भजनलाल मॉडल के तहत कार्रवाई होगी। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने जल्द असामाजिक और आपराधिक तत्वों के अतिक्रमण तोड़े जाने का दावा किया है। ये हमारे संज्ञान में है और जिस किसी ने भी अपराध किया उसको उसकी परिणति भोगनी पड़ेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या योगी जी की तरह या कोई दूसरे तरीके? देखो, योगी जी की तरह नहीं तो भजनलाल जी की तरह सही। हमारी मांगे ये है कि जो अवैध निर्माण है सबसे पहले उनको हटाओ, आप योगी के बुलडोजर को लागू करो। आपको बता दें कि बीती 26 सितंबर की शाम को जब नाबालिग छात्रा कोचिंग संस्थान से घर जा रही थी, तभी समुदाय विशेष के 5 युवकों ने रास्ते में रोक लिया और छेड़छाड़ करने लगे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने निकाह नहीं करने पर चेहरे पर तेजाब फेंकने और किडनैप कर लेने तक की धमकी दी। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों में से 2 आरोपी ताहिर और फाइज मियां को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की कोचिंग सेंटर तक परेड निकाली गई। बड़ा सवाल ये कि सख्त कानून बनाने के बाद भी धर्मांतरण के धंधे पर फुल स्टॉप नहीं लग पाया है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो सूबे में धर्मांतरण का खेल आखिरकार क्यों चल रहा है, इस पर लगाम कैसे लगेगी और इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं अभी पिछले हाल के दिनों में धौलपुर, हनुमानगढ़ और अब टोंक, उससे पहले आपको याद होगा भीलवाड़ा। आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालेंगे, उसके बाद जो है अब वो चर्चा का रुख करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि धर्मांतरण का खेल आखिरकार जिस तरीके से चल रहा है, क्या उसमें सख्त कानून भी फेल है? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और सवाल इस बात को लेकर के भी कि बुलडोजर से क्या बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, उससे धर्मांतरण का धंधा रुकेगा या फिर कुछ और कड़ी कार्रवाई की जानी जरूरी है? कानून के इकबाल को लेकर के भी सवाल है कि जब नाबालिगों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है तो आखिरकार क्या ये इसलिए घटनाएं बढ़ रही है कि कानून का खौफ लोगों में खत्म हो गया है, कानून से डर नहीं है, इसलिए कई बार नाबालिगों को न केवल प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है बल्कि जबरन धर्मांतरण के लिए उन्हें धमकियां तक दी जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय करवा दूं। प्रताप राव हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तन्या गडकरी हमारे साथ हैं, हिंदू अधिकार कार्यकर्ता। अब्दुल लतीफ आर्को हमारे साथ हैं, प्रदेश सचिव हैं, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले मिथिलेश जैमिनी साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है प्रदेश के अंदर, इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों आ रही है? क्या ये जो विफलताएं सरकार की उनको छिपाने के लिए है या वाकई धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल यहां पर चल रहा है सूबे में और ये कंट्रोल नहीं आ पा रहा? देखिए, जिस अंदाज में भजनलाल जी ने
विधानसभा के सत्र में धर्मांतरण रोकने का जो कानून पेश किया, उसे तत्काल प्रभाव से अमली जामा पहनाने की दरकार ये बताती है घटना। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि टोंक को कहीं अजमेर बनाने का तो कोई मॉडल नहीं चल रहा है, क्योंकि अजमेर ब्लैकमेल कांड भी हमने देखा था, वो मासूम बच्चियों का। तो कहीं टोंक की आबो हवा में, जहां यूनानी चिकित्सक हिंदुओं का भी इलाज करते हैं और वहां गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि टोंक से सटे हुए मालपुरा में हमने देखा किस तरीके से सांप्रदायिक दंगों से वहां लगभग ध्रुवीकरण हो चुका है। वैसा कोई मॉडल तो टोंक में स्थापित करने का सिलसिला नहीं चल रहा है। 2 मुलजिमों को पकड़ लिया है, 3 अभी फरार हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस अंदाज में सुखवीर जोनापुरिया ने कहा है कि जितने भी आरोपी हैं उनके अतिक्रमण की और जो अवैध निर्माण है उसको योगी मॉडल से तोड़ा जाए, तो क्या भजनलाल मॉडल, जो भजनलाल जी ने आज ही कहा है कि हम अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास पैदा करेंगे, 3 नए थानों की सौगात दी है, लेकिन कहीं न कहीं चाहे धौलपुर वाली घटना हो, चाहे ये टोंक वाली घटना हो, चाहे भीलवाड़े वाली घटना हो, कहीं न कहीं जो मैं कहूंगा कि जो एक सिस्टम होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी है। और धर्मांतरण का जो एक राजस्थान में सिलसिला चल रहा है, चाहे दौसा में हमने घटनाएं देखी, वो रुक नहीं रही। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा मुखबिर तंत्र, कहीं न कहीं हमारा पुलिस तंत्र और कहीं न कहीं हमारा राजनीतिक तंत्र पर जो धर्मांतरण कराने वाला जो आर्थिक तंत्र है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह इलाज के नाम पर हमने एक ड्रामा देखा। तो ये जो घटनाएं चल रही है ये प्रदेश में एक डराने वाला दृश्य और पर्टिकुलर भजनलाल जी की सरकार के लिए दृश्य है कि आपका पड़ोसी राज्य जो यूपी है, वहां किस तरीके से अगर बरेली में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या नजारा पेश होता है, लोगों में एक विश्वास बनता है। तो भजनलाल जी के लिए ये जो टोंक की घटना, ये सामान्य घटना नहीं है, ये घटना बहुत सोची समझी और प्रदेश के नौनिहाल बच्चियों को पढ़ाने का, रोकने का प्रयास है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने 2 बच्चियों को गोद में लेकर नवरात्रों में मातृशक्ति की ताकत को पूरी राजस्थान को एहसास कराया है। लेकिन 13 साल की मासूम बच्ची अगर कोचिंग से अपने घर जा रही है, बीच में 5 अपराधी उन्हें धमकी दे रहे हैं कि निकाह कर लो नहीं तेजाब डाल देंगे, तो ये तो डराने वाला दृश्य है। ये तो भजनलाल जी के लिए विचारणीय मुद्दा है कि अगर भाजपा की सरकार में इस तरीके के हादसे हो रहे हैं तो जाग जाइए। ये राजस्थान की आबो हवा में फिर कांग्रेस की तरह ही करौली वाला हादसा होगा, करौली की कांग्रेस की तरह ही कन्हैयालाल जैसा हादसा होगा। क्या उसकी रणनीति है, परिणीति है? उन हादसों की वजह से आपको सरकार मिली है और अगर आपके राज में ऐसा हो रहा है तो इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ठीक है तनिया गडकरी जी, जो जैमिनी साहब कह रहे हैं कि क्या इस तरह से कोई साजिश चल रही है राजस्थान में और डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि कोई बच्ची अगर कोचिंग सेंटर से लौट रही है उस पर हमला करते हैं, उसको जबरन तेजाब डालने की धमकी दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं। है कि आज हमें इस विषय पर यहाँ पर चर्चा करनी पड़ रही है, डिबेट करनी पड़ रही है कि जो बच्चियां और वो भी नाबालिग बच्चियां अपनी पढ़ाई करना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती है, उसे इस तरह की मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, जो ये समझती है कि महिलाएं जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो सिर्फ खेती हैं और उनसे सिर्फ और सिर्फ इस तरह से छेड़छाड़ करके उनको डरा धमका कर किसी भी प्रकार से उनको अपने वश में किया जा सकता है, उस मानसिकता को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। कड़ा कानून आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कड़े कानून के साथ साथ जब तक समाज, ये समुदाय विशेष के ये युवक हैं, यदि वो अपने बच्चों की मानसिकता बदलने का प्रयास नहीं करते कि आप व्यक्ति को व्यक्ति समझिए, किसी मजहब या इसको देखकर, किसी धर्म को देखकर टारगेट मत कीजिए, जब तक ये नहीं सिखाया जाएगा तब तक हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कितने भी नारे लगाते रहे, यहाँ पर कुछ नहीं बदलने वाला है। तेजाब की धमकी देना, आप सोचिए उस बच्ची पर क्या गुजर रहा होगा। कौन कर रहा है ये सब? क्या कोई पीछे कोई देखिए मक्खी नहीं निकली जाती। ये सिर्फ वो एक घटना नहीं है जिसके अंदर कोई किसी का नाम ले रहा है। हमारी माता जी जो खुद एक सरकारी कॉलोनी में रहती है, हमें कल ही पता चला कि वहां पर भी एक छोटी 14 साल की बच्ची के साथ इस तरह के प्रलोभन के प्रयास हुए और वो नहीं मानी तो उसकी 12 साल की जो छोटी बहन है उसको बरगलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो अपने लड़कों को बजाय पढ़ाई लिखाई में लगाने के, बजाय काम में लगाने के, बजाय अच्छी बातें सिखाने के, अच्छी नागरिक बनाने के, इस तरह की मानसिकता और इस तरह का जहर उसमें भर रहे हैं? देखिए लड़के भी यंग है, वो अपने आप से तो कहीं से
कहीं से तो सीखे होंगे। कौन है लोग जो ये इस तरह से उनको सिखाते हैं, इस तरह से उनमें हिम्मत भरते हैं कि वो अपराध करेंगे और बच जाएंगे? उन लोगों को उस नेटवर्क क्या को ये ध्वस्त साधारण करने की सी जरूरत घटना है। है? क्या साधारण घटना है? ये कोई लड़की जा रही थी, उसे छेड़ लिया और धमकी दे दी? एक घटना नहीं है ना। यदि पूरा समाज, हिंदू समाज ये कह रहा है कि इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही हैं, हमारी बच्चियों को डराया धमकाया जा रहा है, पढ़ने से रोका जा रहा है, रास्ते रोके जा रहे हैं, तो इसके बाद समझा जाना चाहिए, हिंदू समाज की आवाज को सुना जाना चाहिए। और इस तरह के लिए सरकार ने भी प्रयास करने चाहिए, जो वसुंधरा जी ने भी किया था पहले और योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में किया था, जब मजनुओं के ऊपर जो एक तरह से कार्रवाई करी थी और बहुत सारे जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग हैं वो बहुत अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। एक और तो ये इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं, लव इज लव एंड दिस एंड दैट और इस तरह, और एक तरफ हमारी नाबालिग बच्चियों की पढ़ाई पर असर हो रहा है, ठीक है, करियर पर असर हो रहा है, उनकी जान पर असर हो रहा है। आरको साहब, ये उसका प्रदेश इनको में कोई क्या लेना हो रहा है? देना कौन नहीं। लोग है? कोई साजिश करके हिंदुओं की बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है? पहले भीलवाड़ा भी 6-7 महीने पहले हमने देखा था, फिर मार्च में इस तरह की घटना सामने आई थी, उसके बाद धौलपुर, हनुमानगढ़ और अजमेर आप पहले ही देख चुके हैं। क्या हो रहा है? ये अगर ये कहीं हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो वीडियो अभी दिखाया जा रहा है मारपीट का, ये बाहर का है और अंदर कोचिंग सेंटर में भी मारपीट हुई है। वहां क्या हुआ है तो पुलिस को चाहिए कि अपनी जांच में उनकी भी सुने कि जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर इन्होंने गुनाह किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी दुश्मनी में गुनाह के आड़ में सजा दिलाने की कोई प्रयास किया जा रहा है, तो इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ईमानदारी के साथ एक एक पॉइंट को सुन के देख के करना चाहिए। और अगर उसमें ये पाया जाता है कि ये मुलजिम है, इन्होंने ये हरकत की है, तो वाकई ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, हमारा ये कहना है। नहीं, लेकिन ये बात सिर्फ मारपीट की नहीं है। ये एक नाबालिग लड़की को डराना, धमकाना, तेजाब डालने की धमकी देना, ये कह करके कि हमसे निकाह कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, ये तो गलत है। देखिए अजय, झगड़े में क्या होता है, जो समझ आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, किराएदार मकान मालिक के बलात्कार का इल्जाम लगा देता है। झगड़ा है ना, खाली नहीं कर रहा वो कह रहा है तू खाली कर दे, चलो ये हो गया। तो ये इस तरह के केसेस भी हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि माहौल, बिल बन गया, कानून बन गया, पास हो गया, अब माहौल डेवलप करना है। तो अब हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि यह आसान तरीका है, मैंने धर्मांतरण का नाम लिया और अगला जेल में गया, बात खत्म। तो इसको अगर ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ईमानदारी के साथ होना चाहिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये माना जाता है कि नहीं सच यही है कि इन लड़कों ने एक दो हैं जितने हैं उन सबको इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रतीक जी, हमारा ये कहना है। ये लेकिन बेगुनाह को सजा दी जाए, माहौल बनाने की कोशिश है ये। हेमंत भाई देखिए, प्रथम दृष्टया तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो पांचों लोग हैं ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो मुद्दा है वो धर्मांतरण के साथ साथ महिला के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों का भी मुद्दा है। आपको पिछले 24 घंटे की जयपुर की कुछ खबरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। एक है जयपुर में किडनैप कर नाबालिग लड़की से रेप, दूसरी खबर है जयपुर में मिलने बुलाकर कोटा की युवती से रेप, तीसरी खबर है जयपुर में ब्लैकमेल कर विवाहिता से रेप। ये तो पिछले 24 घंटे में जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी, उसकी हालत बता रहा हूं मैं। और हर दिन 12 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म के मामले राजस्थान में दर्ज हो रहे हैं। आप नाबालिग अगर बात करेंगे बेटियों की तो पिछले साल से 10% की वृद्धि हुई है और 2023 से अगर हम लगाएंगे तो 20% की वृद्धि हुई है। और वो क्यों हुई है? क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है उसका कोई कंट्रोल नहीं है पुलिस के ऊपर। आपने अभी ध्यान बोला था एक खबर के लिए, मैं आपको बता दूं 18/2 को था विजयनगर में, अजमेर का जो विजयनगर है वहां पे भी इसी तरीके का धर्मांतरण का कोई केस आया था। क्या हुआ? बीजेपी प्रवक्ता अभी बता करके जाए अपनी बात में कि उसका क्या हुआ।
आपको ध्यान है कि पिछले साल भरतपुर के अंदर भी कोई धर्मांतरण का एक केस आया था और आप और हम यहीं बैठ करके उसके पे डिबेट कर रहे थे। क्या हुआ? वो छोड़ दिया गया जमानत के ऊपर। कल भी खबर आई है, भरतपुर में धर्मांतरण का सेंटर पकड़ा गया, महिलाएं बोली यहां बुरी आत्माएं निकाल रहे हैं। तो धर्मांतरण भी बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के अंदर असफल साबित हुई है, ये मान लेना चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस कुछ देखती नहीं है, किसी तरीके की कोई बात हो नहीं रही है, तो मुझे लगता है ये साफ साफ लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। प्रताप जी, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? हेमंत, इसकी पूरी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जिस मुस्लिम समाज को लेकर ये सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, दुनिया में उनका व्यवहार देखा जा रहा है। अभी आरको साहब जैसे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको इस मसले की, क्योंकि एक बेटी के शील हरण की कोशिश हुई है, ये उसका साथ नहीं दे रहे हैं, कह रहे जांच करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। इन जैसे बुजुर्गों के कारण मुस्लिम समाज सुधर नहीं रहा है। आपने अभी पूछा कि कानून के बावजूद क्या हुआ है, तो यही तो सवाल है कि न कानून को मानने वाले हैं, न किसी दंड को मानने वाले हैं। इनके साथ तो वही व्यवहार होना है जो कि यूपी के बरेली में हुआ। बुलडोजर जब तक नहीं चलेगा, इसलिए भजन लाल जी की सरकार ने तय कर लिया, सबसे पहले कठोर कानून लाई है। कठोर कानून इसलिए लाई कि कानून ही नहीं था, ये लोग जमानत पे छूटकर मजे में घूमते थे, बार बार लड़कियों को छेड़ते थे, धर्मांतरण करते थे। अब कठोर कानून के बाद इनको अंदर जमा करने की व्यवस्था हो गई है। दूसरा, अब बुलडोजर भी चलेगा और दंड भी चलेगा। ये एक साफ साफ संकेत है, देखिए सुधर जाएं, गिरोहबंदी बंद कर दें, भारत के कानून को मानना शुरू कर दें। ये अब नहीं चलेगा देश में कि एक तरफा ये हिंदुओं की लड़कियों को छेड़ते रहें और बचते रहें, मन मौजी करते रहें। ये ऐसी घटनाएं हेमंत सामने आ गई टोंक की, तो जयपुर की मैं बात बताता हूं। जयपुर के नरेना में क्या हुआ, 7 लड़कियों के साथ इस तरह के मामले आ रहे हैं, वहां भी केस की। लेकिन पुराने केसेस के मामले में, जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, कि पुराने मामलों का क्या हुआ, क्योंकि नया कानून लागू नहीं था। अब कानून लागू होने के बाद वो छूट के जाएं, देखिए अब होने की संभावना नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज के बड़े लोगों को समझना होगा कि वो किस दिशा में अपने समाज को ले जाना चाहते हैं। क्या इसी तरह का आतंक फैलाना चाहते हैं? क्या इसी तरह का तनाव फैलाना चाहते हैं? क्या मुस्लिम समाज अपने लोगों को, अपने गुंडों को समझा नहीं सकता? अगर नहीं समझा सकता तो ये दिक्कत आएगी। यूपी में जो बाबा ने किया है, भजन लाल जी की सरकार तय कर चुकी है, उसी तरह का इलाज यहां भी करना जानती है। इसलिए अब समझ जाना चाहिए, ये साफ साफ संकेत है। प्रताप जी, देखिए 2 साल तो हो गया आपकी सरकार को, कानून लागू हो चुका है, कानून लागू हो चुका है, कानून करेंगे फिर? कानून अभी लागू हुआ है, कानून अभी लागू हुआ है। कानून लागू होने के साथ ही तुरंत ही टोंक में दोनों को पकड़ लिया है, बाकी को पकड़ने की कोशिश हो रही है और आगे की कार्रवाई भी पूरी होगी और पता लगेगा। अब जगह जगह से इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही है सर, धर्मांतरण करना, ये साफ साफ सुन लेना चाहिए। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जगह जगह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। मेरा एक सवाल है, मैंने पूछा, मैं आ रहा हूं, रुक जाइए 1 मिनट, आ रहा हूं। मैं आपसे किस धर्म के लोगों मैं आपसे पूछ भी देता हूं, बता भी देता हूं। पॉक्सो का एक्ट तो पहले से ही है। अगर कोई नाबालिग के साथ में कोई छेड़छाड़ होती है या किसी तरीके की जबरदस्ती होती है या कुछ भी होता है, तो पॉक्सो एक्ट तो पहले से मौजूद है और उसके अंदर तो इस धर्मांतरण के कानून से ज्यादा सख्त प्रावधान है, फिर भी रोक नहीं पा रहे। मैंने कल 3 जयपुर की, आपकी जो राजस्थान की राजधानी है, उसके 3 केस गिना दिए जहां पे नाबालिग के साथ, विवाहिता के साथ रेप होते हैं। सरकार क्या कर रही है? ये कह रहे थे अभी कन्हैया लाल का जब कांड हुआ था, जब उनका गला रेता गया था कन्हैया लाल जी का, तो 4 घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया था। आज इस घटना को 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन में आज 3 आरोपी तो फरार हैं। तो पुलिस कर क्या रही है? मुझे लगता है ये शुद्ध तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो हो जाए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 लोग, 3 तो फरार है ना? हेमंत जी, 2 लोग, 3 फरार है, उनकी पकड़ने की पूरी कोशिश है। पकड़ में आएंगे, नहीं तो उनके घर वाले अंदर जाएंगे। अब सरकार छोड़ने वाली नहीं है किसी को भी, ऐसे नहीं छोड़ेगी। भीलवाड़ा में हुआ तब भी ऐसा कहा कि सरकार छोड़ने वाली नहीं है, फिर दूसरी जगह हो जाता है, फिर एक घटना आती है, आप कहते हैं कि सरकार तो अब देखिए भजनलाल मॉडल क्या है, भजनलाल मैं कह रहा हूं जो ऐसा है हेमंत जी,
जी। जिस समाज की ये फितरत है, जिस समाज की ये फितरत है, कानून के बावजूद, कठोर कानून के बावजूद नहीं सुधर रहा है, उनको सुधारने के लिए जो यूपी में हो रहा है वही अब राजस्थान में होगा, ये सरकार तय कर चुकी है। देखिए, केवल कानून बनाने से नहीं सुधर रहे, इसलिए कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना सर। बार बार समझाने, बार बार समझने के लिए टाइम दे दिया, बार बार समझने के लिए टाइम दे दिया, लेकिन समझने को जब तैयार नहीं है तो अब इसी तरह की कार्रवाई होगी जिसके लिए बार बार ये आरको साहब बोले। कहना है, हाँ, मेरा ये कहना है कि अभी ये बता रहे हैं कि जयपुर के अंदर 3 बलात्कार हुए, और वो बलात्कार हुए, जरा उसका धर्म भी बता दे कि वो करने वाले कौन थे और बलात्कार किनके साथ हुए, ये भी बता दें। तो आप दूसरी घटनाओं को आगे रख करके आरको साहब क्या इनको इस तरह की घटनाओं को छिपाना चाहते हैं? हर चीज को हिंदू मुस्लिम रंग देना और माहौल को बिगाड़ना, इससे क्या बन जाएगा? देश तरक्की करेगा? अगर आप रोज ये काम करें कि मुसलमान ये है, अरे भाई मुसलमानों में भी गलत हो सकता है, हिंदुओं में भी गलत आदमी हो सकते हैं, हिंदुओं में भी जो है ऐसा हो सकता है, मुझे समाज में भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम करके बिना कानून, ये नफरत फैलाने की बात जो है, कानून को हाथ में लेकर ये हिंदुओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बंद करें। ये कोई अब नहीं चलने वाला, अब वो पुराना भारत नहीं है, हम भी यही अब वो पुराना भारत नहीं है, अरे हम आपसे पुराने नहीं है क्या? अब किए की सजा मिलेगी, अब किए की सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, कतई नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए समझाओ, इसलिए उनकी तरफदारी करने की बजाय उनका बचाव मत करो, उनका बचाव मत करो, बार बार हर बार की जब भी होता है आप अपराधियों को बचाव करते हो, वो कहीं कश्मीरी आतंकी हो चाहे आपके मोहल्ले के आतंकी, सभी का बचाव करने में लगे रहते हो। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं बचा नहीं रहे। तनिया जी, क्या निष्पक्ष? आपने कभी मैंने जो अभी कहा कि जिन्होंने रेप किया उनका भी सर मैं आ रहा हूँ जमीन साहब, लास्ट में एक बार जिन्होंने रेप किया उनका भी धर्म बता देते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कोई हिंदू धर्म गुरु किसी रेपिस्ट के लिए, किसी छेड़छाड़ वाले के लिए, किसी आतंकी के लिए, किसी के लिए आकर टीवी पे इस तरह से डिबेट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत चलता है, अगर किसी लड़की को, अगर किसी बच्ची को तंग किया है तो उसको उसके कर्मों की सजा ईश्वर देंगे, ये हिंदू सिद्धांत है। इनसे कहिए कि अपने जो ये जिहाद के जो सिद्धांत है, इनके जो धर्मांतरण के सिद्धांत है, इनके जो सिद्धांत है कि सवाब मिलेगा अगर हिंदुओं को तंग करेंगे, अगर किसी का परिवर्तन करवाएंगे, तो इस तरह के जो इनके सिद्धांत है ये अपने बच्चों के मन में डालना बंद करें। और इस तरह की जिहाद की जो चीजें हैं, ये चाहे वो सॉफ्ट आप पर आरोप है कि आप ये जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उसका नतीजा है। नहीं कहता, मैं एक हिंदू के रूप में कभी किसी रेपिस्ट का ये कहकर बचाव नहीं करूंगी, इस तरह के बहाने नहीं दूंगी जिस तरह के ये बहाने दे रहे हैं। इनको स्वीकार करना पड़ेगा, समाज की सफाई करनी पड़ेगी। किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, मजहब में अगर कोई गंदगी आ चुकी है, अगर कुछ भी खराब हो चुका है, तो इनको साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हिंदू समाज के प्रति आप भी जवाबदेह है। सिर्फ हमेशा अल्पसंख्यक कार्ड खेल कर, हमेशा अल्पसंख्यक कार्ड खेल कर आप बच नहीं सकते। आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आरको साहब चाहें या ना चाहें, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करने के लिए आरको साहब थोड़ी रोक रहे हैं या कोई और थोड़ी रोक रहे हैं। साहब अगर ये कह रहे हैं कि दूसरा वाला केस देख लो, उसका उसकी जाति बता दो, धर्म बता दो, तो ये तो गलत है ना भाई। लेकिन ये कभी भी मुस्लिम समाज में बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं कह रहे कि कार्रवाई कीजिए, बुलडोजर चलाइए, जमीनी साहब छोटी सी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ये आपस के नीचे अगर ये काम हो रहा है तो ये पुलिस की विफलता है, ये सरकार की विफलता है। अगर पुलिस की नाक के नीचे ये ऐसा हो रहा है और 1 महीने से हो रहा है, जो एमएलए है, टोंक के जो एमएलए हैं, टोंक के जो एमएलए हैं सचिन पायलट जी, सचिन पायलट वहां पहुंचे क्या? प्रतीक जी ये बता दें, इतना बड़ा हादसा हो गया, 13 साल की बच्ची के, टोंक के विधायक सचिन पायलट को भी वहां पहुंचना चाहिए। अपराधी मुसलमान है ना, इसलिए नहीं पहुंचेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि आप इसके अपने वोटों के लोग के कारण जो पॉलिटिकल गेम करते हैं पॉलिटिशियन, वो भी कहीं न कहीं सावचेत करने की जरूरत है।
आपसे पूछ लेता हूं मैं। सुखबीर चौहान जो पूर्व विधायक पहुंच गया, पूर्व विधायक सांसद पहुंच गया, तमाम बीजेपी के नेता पहुंच गए, वहां के पहुंच गए ना सांसद विधायक की तो जिम्मेदारी है ना, पूर्व सांसद पहुंच गए, आपके सांसद पहुंचे के टोक के सांसद वर्तमान में कौन है? हरीश मीणा जी पहुंचे के वहां। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के ऐसे मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कठोर कानून के बावजूद ऐसे मामले क्यों नहीं रुक रहे हैं।